बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के प्रश्न पत्र क्रमांक एक कथा साहित्य के लिए रखी हुई कहानी आज हम देखेंगे, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। पुरस्कार कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में इसके पहले हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। पुरस्कार नाम की ये जो कहानी है, तो इस कहानी में एक मधुलिका नाम की स्त्री चरित्र है। उस मधुलिका की भावात्मकता और उसका अपनी भूमि के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, तो उसका अत्यंत सूक्ष्म चित्रण लेखक इस कहानी में करते हैं। मधुलिका के आंतरिक द्वंद्व को भी अभिव्यक्त करते हैं और उसका जो पछतावा है, उसका जो पश्चाताप है, उसे भी लेखक प्रस्तुत करते हैं। तो यह एक प्रेम का भी चित्रण करने वाली कहानी है, परंतु केवल प्रेम का ही चित्रण इस कहानी में है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रेम के साथ साथ मानव जीवन के संघर्ष को भी लेखक अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं। कहानी की जो नायिका है मधुलिका, वह इस कहानी में एक प्रमुख चरित्र के रूप में प्रस्तुत है और अरुण नामक जो युवक है, वह इस कहानी का पुरुष चरित्र है। मधुलिका अरुण नामक युवक से प्रेम करती है और जितना प्रेम वह अरुण से करती है, उससे भी कई गुना अधिक प्रेम वह अपनी मातृभूमि से करती है। अरुण मधुलिका के लिए हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहता है और मधुलिका को अपने प्रेम पाश में बांधकर उसके राज्य पर आक्रमण करने का विचार करता है। मन ही मन में वह निर्णय करता है कि मधुलिका को अपने प्रेम पाश में बांधकर उसका राज्य हासिल करना है। पर मधुलिका जो है वह जान जाती है उसकी कुटिलता को, उसकी यह इस चाल को समझ जाती है और सतर्क होकर, जागृत होकर अपने राज्य को, अपनी भूमि को बचाने में कैसे सफल होती है, यह इस कहानी में हम देखेंगे। तो मधुलिका का जो प्रेम है या मधुलिका प्रेम की जो अभिव्यक्ति है, वह राष्ट्र प्रेम के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम को कैसे दांव पर लगाती है, अपना व्यक्तिगत प्रेम जो है उसका वह कैसे बलिदान करती है राष्ट्र भूमि के लिए या राष्ट्रमाता के लिए। यह बात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने कर्तव्य में वह कैसे सफल हो जाती है। आक्रमण के कुछ समय पहले वह कौशल राजा के पास जाकर सारी बातें कैसे बताती है और अपने मातृभूमि की रक्षा अपने प्रेमी से ही कैसे करती है।
तो यह इस कहानी में विस्तार से हम देखेंगे। तो कहानी में मधुलिका की जो भावनात्मकता है, उस भावनात्मकता की अभिव्यक्ति हुई है और भूमि के प्रति आदर, भूमि के प्रति प्रेम, उसके बाद उसका पश्चाताप भी हमें कहानी में देखने को मिलता है। कौशल और मगध, इन दो राज्यों को केंद्र में रखकर यह कहानी लिखी गई है या इस कहानी का सृजन किया गया है। तो मधुलिका कौशल के कृषक वीर सिंहमित्र की एकमात्र संतान है, एकमात्र कन्या है। और यह वीर सिंहमित्र ने मगध के वाराणसी युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया था, मधुलिका के पिताजी ने, और उसे कौशल को सुरक्षित रूप से बचाया था, या कौशल राज्य को सुरक्षित रूप से बचाने में वह सफल हुआ था। कौशल राज्य में प्रतिवर्ष कृषि महोत्सव मनाया जाता था और कृषि महोत्सव मनाने की एक प्राचीन काल से ही ये एक रीति थी, परंपरा थी। और उस उत्सव में एक दिन के लिए सभी राज्यों के सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया जाता था और एक दिन के लिए कौशल के राजा कृषक बन जाते थे और कृषक बनकर खेती में काम करना पड़ता था राजा को। और उन नियमों के अनुसार किसी की भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनने का अधिकार राजा को रहता था। उस भूमि के बदले में वह राजा उस व्यक्ति को या उस किसान को चौगुना मूल्य देता था और उसके पश्चात फिर वह सारी खेती उस राजा की ही कहलाई जाती थी या राजा की ही हो जाती थी। उस पर राजा का पूरा अधिकार रहता था। तो इस कथा वस्तु के आधार पर यह कहानी बुनी गई है। कौशल राज्य की राजधानी सारस्ती में हर साल एक ऐसा ही उत्सव मनाया जाता था। किसानों के द्वारा अपनी खेती का काम शुरू करने से पहले ही राजा क्या करता था, किसी एक किसान की खेती में स्वयं हल चलाकर खेती की शुरुआत करता था और वह खेत राजा का हो जाता था। एक साल मधुलिका का, जो कि इस कहानी की यह प्रमुख नायिका है, तो इस मधुलिका का खेत इस उत्सव के लिए चुना जाता है। राजा मधुलिका का खेत चुनता है जब वह अनाथ है, उसके पिताजी और माताजी भी नहीं है। उत्सव में भाग लेने के लिए श्रावस्ती के बहुत से ऐसे नर नारी आते हैं और चारों ओर अत्यंत सुंदर ढंग से सजावट होती है। बाहर के राजकुमारों को भी आमंत्रित किया जाता है और इस उत्सव में मगध का राजकुमार अरुण हिस्सा लेने के लिए आता है और वह अपने रथ पर बैठकर यह सारा उत्सव देखता है। इस उत्सव का वह आनंद लेता है, प्रसन्न हो जाता है। फिर कौशल के महाराज हल की मूठ थामकर हल चलाना शुरू करते हैं। मधुलिका भी उस खेत की, जो कि स्वामिनी है, तो वह उस खेत की स्वामिनी होने के नाते वो अपने हाथों में बीज का थाल लेकर साथ साथ चलती है और राजा उस थाल में से बीज उठाकर भूमि पर बो देता है। ऐसे ही यह आगे बढ़ते जाते हैं। बीजारोपण का यह समारंभ या यह जो समारोह है वह थोड़ी देर के बाद फिर समाप्त हो जाता है, संपन्न हो जाता है और
इस उत्सव के नियम के अनुसार उस थाल में महाराज कुछ सुवर्ण मुद्राएं रखते हैं, जो कि उस खेती के बदले जो मूल्य देने की जो प्रथा थी या जो नियम था, तो उसके लिए राजा कुछ सुवर्ण मुद्राएं उस थाल में, जो कि मधुलिका के हाथ में है, उस थाल में रखता है। परंतु मधुलिका उन सुवर्ण मुद्राओं को देखकर उसे उठा करके महाराज के सिर के सामने से न्यौछावर करके भूमि पर बिखरा देती हैं। और यह दृश्य देखकर महाराज और वहाँ जमा हुए सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सेनापति भी गुस्से में आता है। देखने वाले सभी लोग आश्चर्यान्वित होकर आपस में बातें करते हैं। सभी दंग रह जाते हैं यह दृश्य देखकर। रथ पर बैठा हुआ वह अरुण, जो उत्सव देखने के लिए आया था, तो वह भी आश्चर्यचकित हो जाता है। सोचने लगता है मन ही मन में कि यह एक किसान की बालिका है और इस किसान की बालिका ने यह किस प्रकार का दुस्साहस किया है, किस प्रकार का यह साहस किया है। वह भी आश्चर्यचकित हो जाता है। कौतूहल से सभी लोग उस बालिका की ओर देखते हैं। सेनापति गुस्से से उस बालिका को कहता है, अरे मूर्ख बालिके, यह क्या कर रही हो? तब मधुलिका कहती है, देव, मैं किसी भी तरह से किसी प्रकार के राज्य के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही हूँ। यह मेरे पितामह की भूमि है। मैं इसे बेच नहीं सकती। इसे बेचना मेरा अपराध होगा। इसलिए यह भूमि राज्य की हुई या उस राजा की हुई, लेकिन उसके बदले में मैं कुछ नहीं लेना चाहती हूँ। इसलिए यह सुवर्ण मुद्राएं जो है, वह सारी सुवर्ण मुद्राएं मैंने राजा पर न्यौछावर करके भूमि पर बिखेर दी है। तब सेनापति महाराज को बताते हैं कि यह जो बालिका है, इस प्रकार का साहस करने वाली, यह मधुलिका है और यह सिंहमित्र की कन्या है, जिसने माधव के मगध के खिलाफ वाराणसी के युद्ध में अपनी जान दे दी थी या वीरगति प्राप्त की थी। तो यह बात सुनकर महाराज संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उत्सव संपन्न हो जाता है। सभी लोग अपने अपने घर जाकर आराम करते हैं। कोई अपने अपने महल की ओर जाता है, कोई अपने अपने घर की ओर जाता है। तो मधुलिका का सब कुछ अब जा चुका था। उसके माता पिता तो थे नहीं, परंतु उसके पास जो थोड़ी सी ज़मीन थी वह भी अब जा चुकी है। तो मधुलिका का सब कुछ खो गया है और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। दूसरी कोई संपत्ति उसके पास नहीं है और वह अत्यंत निराश हो जाती है, दुखी हो जाती है, उदास होकर सोच में डूब जाती है और विचार करते करते वहाँ से चलकर दूर जाकर एक पेड़ के नीचे अपनी उदासी के साथ, अपनी निराशता के साथ बैठ जाती है। वह जो राजकुमार अरुण दृश्य देखने के लिए या वह उत्सव देखने के लिए आया हुआ था, वह भी विश्राम करने के उद्देश्य से श्रावस्ती के कमरे में लेट जाता है,
आराम करने लगता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। उसे बार बार वो मधुलिका का चेहरा उसके नज़रों के सामने दिखाई देता है कि उस साधारण सी बालिका ने, एक किसान की पुत्री ने किस प्रकार का साहस किया था। और उस मधुलिका का यह साहस ही नहीं तो उसका अनुपम ऐसा सौंदर्य भी उसकी नज़रों के सामने दिखाई देता है। सुबह के समय ही राजकुमार अरुण अपने अश्व पर सवार होकर, अपने घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर आता है, तो उसे वही लड़की फिर एक वृक्ष के नीचे लेटी हुई दिखाई देती है, क्योंकि अब उस लड़की का कुछ भी नहीं बचा था। उसका न घर था, न बाकी कोई संपत्ति थी। वह एक पेड़ के नीचे लेटी हुई अरुण को दिखाई देती है। वह उसे देखकर कहता है, तुम ही कल के उत्सव की मुख्य संचालिका थी। मधुलिका के सामने वह अपना प्रेम निवेदन करता है, अपने प्रेम का प्रस्ताव रखता है। तब मधुलिका कहती है, तुम एक बड़े राज्य के राजकुमार हो और मैं एक किसान की अनाथ बेटी हूँ। तुम मेरा अपमान मत करो। तुम किसी और अच्छी सुंदरी को या किसी अच्छी राजकुमारी को देख लो। उस राजकुमारी के पास जाकर अपना प्रेम निवेदन करो और इस अनाथ बालिका के स्वाभिमान को इस प्रकार से तुम आहत मत करो। तब राजकुमार निराश होकर वहां से चला जाता है। लगभग 3 साल के बाद भी मधुलिका अपनी उपजीविका के लिए दूसरों के खेतों में काम करती रहती है। एक छोटी सी झोपड़ी अपने लिए बनाती है और उस छोटी सी झोपड़ी में रहना शुरू करती है। घास फूस की झोपड़ी बरसात के समय टपकने लगती है, सारा पानी झोपड़ी में जाता है, कोई सूखी जगह नहीं बच पाती है, सब गीला हो जाता है। तो मधुलिका को बैठने के लिए भी सूखी हुई जगह उस झोपड़ी में नहीं बच पाती है। तब वह एक कोने में जाकर सिमट कर बैठती है और बैठकर वर्षा के रुकने का इंतज़ार करती है। तभी उसे झोपड़ी के दरवाजे के पास घोड़े के चलने की आहट सुनाई देती है और वह उस आहट को सुनकर तुरंत सजग होती है, सतर्क होती है। तब बाहर से तुरंत आवाज़ आती है कि क्या मुझे यहाँ कुछ समय के लिए आश्रय मिल सकता है क्या? तब मधुलिका पूछती है कि कौन है? तब बाहर से आवाज़ आती है कि मैं एक पथिक हूँ, मैं एक यात्री हूँ और इस बरसात की वजह से मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। क्या मुझे यहाँ आश्रय मिल सकता है क्या? अब यहाँ रुकेंगे। क्या मधुलिका उस पथिक को, उस यात्री को आश्रय देती है या नहीं, हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।